नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने का फैसला लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस द्वारा अनुशंसा किए गए कोई जज होंगे या फिर तीसरे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या फिर अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी जो होगी उसके नेता जो लोकसभा में होंगे वो उस पैनल में शामिल होंगे और ये तीनों मिलकर नियुक्त करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का। इस फैसले के कारण मोदी सरकार ने गुस्से में एक बैठक भी की है। पीएम मोदी नाराज है, अमित शाह नाराज है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और जब सरकार के स्तर पर कोई नियुक्ति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी एंट्री कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की भूमिका होनी चाहिए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में नहीं आता कि कॉलेजियम व्यवस्था में सरकार की अनुशंसा करने से क्या चिढ़ हो जाती है। अगर सरकार के कामों में सुप्रीम कोर्ट का इतना हस्तक्षेप है, नियुक्तियों पर भरोसा नहीं है, नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हर समय एक जज उसमें पैनल में होंगे, तो सरकार भी ये चाहती है कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही है उसको बदला जाए और एनजेएसी को लागू किया जाए, या फिर अगर कॉलेजियम व्यवस्था रहेगी तो उस व्यवस्था के तहत सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हों, उसके लिए भी पैनल बनाया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जज ही उस कॉलेजियम में हो, बल्कि सरकार के प्रतिनिधि को भी उसमें शामिल होना चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लेटर लिखकर सीजेआई को बताया था कि अगर ये व्यवस्था ही रखना है तो उसमें सरकार के प्रतिनिधि को होना चाहिए। और अब इसी के ऊपर एक बैठक हुई है जिसमें कई चर्चाएं हुई। पहली चर्चा तो इसी बात की हुई कि क्या सही मायने में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो पैनल का फैसला होगा उससे सरकार प्रभावित होगी या फिर सरकार अपने स्तर पर जो फैसला लेगी उसे इन दोनों को मानना पड़ेगा। इस बात की चर्चा हुई और यह भी कहा गया कि ऐसी व्यवस्था तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दी है। इस व्यवस्था की बात भी हुई जिसमें कहा गया कि सीबीआई चीफ, सीवीसी, सीआईसी और एनएचआरसी ये चार जो संस्थानें हैं, यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के प्रमुख की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है जिसमें विपक्षी पार्टी के नेता होंगे जो लोकसभा के नेता हों, दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अनुशंसा किया है, और तीसरे प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसके लिए अनुशंसा करेंगे कि वो भी शामिल होंगे और यही पैनल सीबीआई चीफ के लिए रिकमेंडेशन करेगी और नियुक्ति भी करेगी। लेकिन क्या हुआ, सीबीआई चीफ के मसले पर जब जब बात अटकी सरकार की ही चली। 2017 का मसला उठा जिसमें कहा गया कि जब आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ नियुक्त किया गया था तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आलोक वर्मा जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस का अभाव है। ये एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास सीबीआई में काम करने का। जिन लोगों को सीबीआई में काम करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है उनकी नियुक्ति की जाए, और इसी के कारण आलोक वर्मा के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए थे। लेकिन यह सवाल ही रह गया। रिटन में भी इन्होंने सारी बातें लिख कर दी कि इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बदले उन्होंने, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नाम सुझाया था और वो नाम था रूपक कुमार दत्त का। उन्होंने कहा कि 17 सालों तक ये सीबीआई में रहे हैं और इसीलिए इनको नियुक्त किया जाना चाहिए सीबीआई का चीफ। लेकिन बाद में सरकार ने आलोक कुमार वर्मा के ऊपर ही मुहर लगाई और फिर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि अगले साल ही वर्मा और अस्थाना का मामला आया, यानी आलोक कुमार वर्मा और दूसरी तरफ राकेश अस्थाना, ये दोनों का मामला आया और फिर उस समय भी वर्मा के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, क्योंकि ये दोनों के बीच जब विवाद चल रहा था तो मोदी सरकार ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का चीफ बनाया।
उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ बना दिया। लेकिन ये बात समझिए, क्योंकि उस समय जो मल्लिकार्जुन खड़गे आलोक वर्मा के सीबीआई चीफ बनने के खिलाफ थे, वो 1 साल के बाद ही जब सरकार ने उस विवाद के बाद एम नागेश्वर राव को सीबीआई चीफ बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे वो थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी टीम। यानी कि जो वर्मा के खिलाफ थे वो वर्मा के सपोर्ट में आ गए और सरकार के फैसले के कारण यह सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी वर्मा के पक्ष में फैसला दिया, उन्हें सीबीआई चीफ बनाने के फैसले दिए। लेकिन सरकार ने 2 दिन के अंदर सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर वर्मा को हटा दिया और फिर नागेश्वर राव को ही सीबीआई चीफ बनाया गया। फिर अस्थाना भी बने। जो स्थितियां पैदा हुई उसका कहने का मतलब यह है कि सीबीआई चीफ को लेकर जो विवाद चली है और जैसा विवाद हुआ है उसमें भी सरकार ने अपने लिए व्यवस्था कर ली है। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलने दी है। कुछ इसी तरीके का एनएचआरसी को लेकर भी हुआ था। जब एनएचआरसी का चीफ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चीफ अरुण मिश्रा को बनाया गया था, तो उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। सीवीसी के लिए भी, यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी इन लोगों ने 2018 से 21 तक कई बार सवाल उठाया है, क्योंकि इनकी नियुक्ति के लिए जो पैनल होती है उस पैनल में पीएम मोदी, विपक्षी पार्टी के नेता और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनकी अनुशंसा पर कोई जस्टिस होते हैं। लेकिन उसमें भी हर बार विवाद पैदा हुआ है और आखिरकार जीत सरकार की हुई है, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, निष्पक्षता है, सूची जारी की जाती है और इसलिए इस सूची में से आपको नाम तय करना है। लेकिन समस्या ये फैसला नहीं है, समस्या एक फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बेलगाम होती जा रही है, सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रही है और हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सही मायने में सुप्रीम समझने लगी है कि संसद के कानून के खिलाफ भी वो ऑब्जेक्शन लगा देता है। इस पर मंथन होना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना जरूरी है कि संसद सर्वोच्च है। अगर कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकती है, उसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को लेकर एक कानून बना, यानी बात हो रही थी एनजेएसी एक्ट की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोक लगा दिया, क्योंकि यह तो जजों की नियुक्ति के संबंध में था। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार के किसी नियुक्ति में कोर्ट का कोई जज हो सकता है, तो कोर्ट के नियुक्ति में, जजों की नियुक्ति में सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं हो सकता? इस बात से क्या खतरा है? अगर कॉलेजियम व्यवस्था ही रहना है तो उसके लिए भी संसद से एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें सरकार और लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज हो। यानी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत भी एक पैनल के लिए बात होनी चाहिए, उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज नहीं होंगे। इस कॉलेजियम व्यवस्था में भी चेंज की जरूरत है। अगर एनजेएसी के तहत जजों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो अब संसद में एक कानून लाया जाए जिसमें विपक्षी पार्टी की भी भूमिका होगी, जजों की भी भूमिका होगी और सरकार की भी भूमिका होगी। चर्चा इस बात पे हुई कि अब सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कसने का समय आ गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ तो संसद होता है और संसद से ही कानून पास होते हैं। संसद की जिम्मेदारी होती है लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि संसद तक पहुंचते हैं। अगर वो लोगों के खिलाफ काम करेंगे, जनता के खिलाफ काम करेंगे, तो 5 साल में जनता उन्हें बदल देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति लोग नहीं करते, वो चुनकर नहीं आते, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो नियुक्त हो गए तो हो गए, उसके बाद वो अपने आप को वर्चस्वशाली समझ लेते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाया है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सिर्फ
जज ही सूची बना सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। इसलिए अगर कॉलेजियम व्यवस्था को ही अभी कुछ समय तक रखना है तो इसमें भी चेंज करना चाहिए और संसद में यह कानून लाना चाहिए कि इसके लिए भी एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, कोई प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, दूसरे तरफ विपक्षी पार्टी के लोकसभा के नेता होंगे और उसमें 3 जज भी हो सकते हैं। यानी 5 लोगों के अगर कॉलेजियम होगी तो उसमें जज 3 हों और 2 सरकार और विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि हो, तभी यह माना जाएगा कि जजों की नियुक्ति के लिए भी इन लोगों का जो वर्चस्व है वो टूटेगा और टूटना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी के संदर्भ में देखा जाए तो जितने भी जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो वकील से जज बनाए गए हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं उसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिस्सा हैं। जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं, चाहे तो सीजेआई चंद्रचूड़ ही क्यों ना हो, वो भी उनके पिता चंद्रचूड़ वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रह चुके थे। मैथ्यू और जोसेफ बाप बेटे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज ही रह चुके हैं। अजय रस्तोगी का पिता वो राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े वकील ही थे और किशन कौल, जिनके भाई अभी नीरज किशन कौल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने एडिशनल जज बनने से 2 बार इनकार किया था दिल्ली हाई कोर्ट के, जबकि उनके पिता भी बड़े रसूख वाले परिवार से आते थे। यानी कि सब के सब का पारिवारिक पृष्ठभूमि वही है। तो क्यों ना अब ऐसा किया जाए कि एक्सपर्ट व्यू लिया जाए और इसमें सिर्फ जो जाने माने परिवार के वकील हैं उन्हीं को जज नहीं बनाया जाए, जो जाने माने जज परिवार के हैं उन्हीं को जज नहीं बनाया जाए, बल्कि वैसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो कि बहुत जान पहचान वाले तो नहीं हैं लेकिन बेहतर वकील हैं, कानून की अच्छी जानकारी है। इसलिए अब कॉलेजियम व्यवस्था पर आघात करने की तैयारी की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगे कि संसद में इन लोगों के खिलाफ भी कानून पारित किया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।